ने किया उससे ज्यादा नुकसान ये लोग कर रहे हैं। जो नुकसान पाकिस्तान और चाइना ने किया उससे ज्यादा नुकसान ये लोग कर रहे हैं हमारे समाज को तोड़ने का। कल उठ के एक 18 साल का लड़का अगर अपनी बहने के ऊपर गलत नजर डालने लगे तो क्या देश का क्या होगा और हम क्या बनेंगे? हम चल पड़े हैं विश्वगुरु बनने के लिए। क्या बनेंगे हम? एक 18 साल का लड़का अगर पेइंग गेस्ट के रूप में आता है सिटी में रहने के लिए बंबई या दिल्ली के अंदर, और वो जब आता है, जब वो जो घर की मालकिन है उसको माँ या बहन के स्वरूप में देखता है, अगर इस टाइप के फिल्म में देखेगा तो उसके मन में क्या विचार आएंगे इसकी आप कल्पना ही कर सकते हो। तो ये एक यज्ञ है, ऐसा यज्ञ करके अगर हमने इस असुर ताकत को खत्म नहीं किया तो हम खुद खत्म हो जाएंगे, और हम खत्म हो जाएंगे तो विश्व भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि विश्व देख रहा है भारत के तरफ। आज परिस्थिति क्या है? आज यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। आज 2 साल हो गए युद्ध बंद नहीं हुआ। हमास और इजराइल का हुआ, इजराइल की औरतों पे जो अत्याचार किया हमास ने, उसको सिर्फ 3 मुसलमान देशों ने कंडेम किया। सामने इजराइल ने कम से कम 10,000 पैलेस्टाइन के लड़के मार चुके हैं अभी तक, बच्चे। कोई एक आवाज में बोलने वाला व्यक्ति नहीं है, कोई देश नहीं है। बात कर रहे हैं तो बिल्कुल हल्की फुल्की बात कर रहे हैं। तो भारत का एक मेन रोल है। भारत ने जिस तरीके से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 के अंदर अफ्रीकन देशों को लिया, बहुत बड़ा स्टेप था। मैं मानता हूं अफ्रीकन देशों को, जो ये पश्चिमी सत्ताएं हैं, सुपर पावर हैं, ये उनको एक एक्सप्लॉइटेटिव ऑर्गन के रूप में देखती हैं, एक शोषण का एक ऑर्गन के रूप में देखती हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि अफ्रीकन देशों को श्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से सम्मान मिला। लेकिन अगर भारत नहीं रहेगा तो क्या होगा? ये समस्या सिर्फ भारत के नहीं है, मानव जाति की भी समस्या है, क्योंकि भारत का एक दायित्व है पूरी दुनिया को मानव पंथ पे लाने का, विश्व गुरु का रोल प्ले करने का। और वो दायित्व हम कब निभा पाएंगे? हम जब भी निभा पाएंगे तब जब हम इन असुरी ताकतों को परास्त करेंगे। देखिए, जय महाराष्ट्र, इसके लिए मैंने बोला कि महाराष्ट्र का एक अहम रोल है देश को उस स्थान में ले जाने के लिए। अब देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज को भी हम सही तरीके से नहीं देख पाए। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हुआ, जब उनके राज्य की जो लंबाई थी वो 1600 किलोमीटर की थी, अनब्रोकन, चौड़ाई कम थी। मतलब दक्षिण गुजरात से उसका आरंभ होता था, उसका अंत होता था चेन्नई के आगे जाके, जिंची किले के आगे जाके। ये जो लंबाई है ये 1600 किलोमीटर की लंबाई है। काबुल, जहां से ये विदेशी आक्रमणकार आए, जिसको हमारे इतिहासकार एक पुरुषार्थ के रूप में देखते हैं, एक एंटरप्राइजिंग वॉरियर के रूप में इनको देखते हैं। आपको याद रहे कि काबुल से दिल्ली का अंतर जो है वो 1400 किलोमीटर है। छत्रपति शिवाजी की जो राज्य की लंबाई थी उससे कम। मोहम्मद घोरी घूर से आया, आप माप लो, आज तो आपके हाथ में साधन है। घूर का जो लंबाई है दिल्ली से वो 1525 किलोमीटर है। तो महाराष्ट्र का ये जो पूरा जो चुनौती भारत के सामने है, उसे महाराष्ट्र का एक मेन रोल है। ये बात वो लोग हो रहे कि बॉलीवुड भी महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र का एक मेन रोल है देश को इस आपत्ति से बचाने का। दोस्तों, गंभीरता की बात तो हमने कर ली, कितनी गंभीर है परिस्थिति। फिल्म का विवरण आ गया, कैसी फिल्में बन रही है। ससुर बहू का व्यभिचार, शिक्षक विद्यार्थी का व्यभिचार, वैनी देवर का व्यभिचार, नौकर मालकिन का व्यभिचार, इस टाइप की फिल्म आती रहती है। ओटीटी जो प्लेटफॉर्म ने ये जो दौर शुरू किया, उसके बाद में 700 ऐप निकले हैं, 700 ऐप्स, जो बंबई और दिल्ली से ऑपरेट करते हैं।
वो वेश्याओं को हायर करते हैं। दिल्ली के अंदर उनका जो सेंटर है वो है मेरठ। मेरठ में वो छोटे छोटे घरों में स्टूडियो बने हैं, शूटिंग करते हैं और रिलीज करते हैं। रोज की 30 फिल्म रिलीज हो रही है इस टाइप की, रोज की 30 फिल्में आ रही हैं और लोग बच्चों के फोन पे आ रही हैं। कितनी गंभीर परिस्थिति है इसका अंदाजा आपको नहीं है। यहां पे तो सांस्कृतिक पूरा माहौल है, लोग ऐसे हैं, इनको तो इसका अंदाजा और कम होगा, क्योंकि मैं 14 महीने से इसके अंदर घुसा हुआ हूं। इसके लिए मुझे ये रिपोर्ट मेरे पास आती है। सब मेरे जो देश में जो लोग भी इस टाइप का काम कर रहे हैं वो सब मेरे से जुड़ गए हैं ट्विटर के माध्यम से, वो भी मुझे सूचना देते रहते हैं। दोस्तों, ये इस टाइप की फिल्म बनाना ये देशद्रोही प्रवृत्ति है। और दूसरा कि हमने इतनी सारी स्टडीज इकट्ठा की है, जो कम से कम 8 स्टडीज हैं जो ये साबित कर देती है कि रेपिस्ट का जो मेन इंस्टिगेटर है वो है कंटेंट। टेड बंडी सबसे बड़ा रेपिस्ट किलर अमेरिका का, 1989 में उसको मौत की सजा हुई थी। 2 दिन पहले उसने मरने से 2 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उसने कहा था, विदाउट एक्सेप्शन pornography and sexually perverted content is the main instigator of the rapist। मेरे ख्याल से इस बारे में कोई शंका को होनी नहीं चाहिए। एफआईआर जो बनती है रेप की, उसमें करीबन 80% एफआईआर के अंदर लिखा ही होता है आरोपी के स्टेटमेंट में कि ये मैंने देखा और इससे मैं प्रेरित हुआ। ये जो 3 दाखले बताए इन्होंने, एक प्रिंसिपल ने जो रेप किया 6 लड़कियों के डूंगरपुर में, उसने भी यही स्टेटमेंट दिया। अभी जो भाई ने अपने बहन पे रेप करके उसको मार दिया कासगंज में, उसने भी यही स्टेटमेंट दिया। और वो जो 2 लड़के 8 साल के और 10 साल के 2 लड़कों ने 5 साल की लड़की पे रेप किया, उसके अंदर भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये निकल के आया कि वो कहीं से फोन लिया थे, देख रहे थे ये सब विपक्ष मामला, और वो उससे प्रेरित होकर उन्होंने रेप किया। तो ये एक एपिडेमिक है। और जैसा मैंने कहा कि अगर इसको हमने नहीं रोका तो एक बहुत बड़ी समस्या देश के सामने मेरे ख्याल से आई गई है। अब तो आने की बात ही नहीं है, जो चल रहा है। आप गार्डन में जाइए, दिल्ली के अंदर छोटे गांवों को मुझे मालूम है, आप गार्डन में जाइए, गार्डन में छोटे बच्चे जो इससे घूमते हैं, 15 साल के 16 साल के स्कूल के लड़का लड़की घूमते रहते हैं और विपक्ष पोजीशन के अंदर बैठते हैं। वो तो खराब परिस्थिति है। मेरे घर के पास लोधी गार्डन के अंदर मैं जाता हूँ, तो फिर मैं मेरी बहन आई थी बीच में, तो मैंने कहा कि अक्का आप वहां जाइए दोपहर को, तो वो गई वहां पे उनकी बेटी को लेके। उन्होंने बोला कि उदय मैं वहां नहीं जा सकती, क्यों? बोले वहां पे बहुत खराब हालत है। जिस तरीके से जो कपल बैठते हैं वो छोटी छोटी उम्र के, बोले उनको कोई शर्म ही नहीं है। तो इन्होंने पूरा माहौल बिगाड़ कर रखा है और रोज ये हर पल इस टाइप की फिल्में डाल रहे हैं। इसके लिए मैंने इसका एक तोड़ निकाला है, वो है लॉ ऑफ एथिक्स कोड। मैं ये कह रहा हूं कि एक लॉ ऑफ एथिक्स कोड बने जो तय करे हर एक ऑडियो फिल्म के लिए मर्यादा, परमिसिबल लिमिट, सीन की, थीम की, कपड़ों की और भाषा की। अपने प्रियम्बल में वो कानून ये कहेगा, कायदा ये कहेगा कि जो नुकसान विदेशी आक्रमणकारों ने नहीं किया भारत और भारत की संस्कृति को, उससे ज्यादा नुकसान आप लोग कर रहे हैं। और कुछ धाराओं का उल्लंघन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, फोटोग्राफर, स्टोरी राइटर, डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रॉडकास्टर करता है तो उस पर रेप को बढ़ावा देने का चार्ज लगेगा, उस पर देशद्रोही प्रवृत्ति का चार्ज लगेगा। 4 महीने में समरी ट्रायल होगी, 4 महीने में समरी ट्रायल होगी। 10 से 20 साल की सजा होगी। अमेरिका के अंदर ड्रग पेडलिंग के अंदर 30 से 50 साल तक की सजा है। हम उसी रूप में देश इसको देखेगा। 10 से 20 साल की सजा होगी, 3 साल तक बेल नहीं मिलेगी। जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, जो 498A के अंदर होता है आरोपी पे, वो आरोपी पे होगा। और जो मटेरियल डाला है मार्केट में, वो मटेरियल भी बनाने वाले को, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले को विड्रॉ करना पड़ेगा, वरना वो जेल में जाएगा।
मैंने इसके बारे में कई लोगों से बात की, कई संतों से बात की, सबने मुझे कहा कि ये बिल्कुल सही है, इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। क्योंकि जो वाघ है वो खून चाट चुका है, उसको मालूम है कि हम ऐसा विपद परोसेंगे और पैसे आ जाएंगे, उसको हमें मारना ही होगा। इसके लिए हमने हमारा जो लोगो है, ये लोगो है हमारा, इसके अंदर धर्मो रक्षति रक्षित, ये गीता का श्लोक है और उस पर परशुराम का गंडा सा है। तो हम ये कहते हैं कि लड़ाई संविधान के आधार पे होगी, लेकिन गंडा से वाली होगी, कुआड़ी वाली होगी। मतलब ये लोग जो है उनकी जगह जेल में, बड़े बड़े बंगलों में नहीं है। आप देखो अभी लेटेस्ट सनी लियोन को उन्होंने लेजिटिमाइज कर दिया, सनी लियोन को, ठीक है। अभी आज एक वीक पहले एक दूसरी फिल्म आई है जिसके अंदर रणवीर सिंह, जॉनी सिंस नाम का सब में बड़ा पॉर्न स्टार है, पॉर्न एक्टर है, अमेरिका का, कपड़े पहनता ही नहीं है समझो आप। उसके साथ में उसने ऐड की है, उस ऐड के अंदर जो दिखा है थोड़ा अलग से, उनको मालूम है कि सब जागरूक हो गई है प्रजा, तो सीने से दिखाते नहीं है, लेकिन उसका अर्थ ये है कि वो कुछ पिल, एक औरत जो रणवीर सिंह की वहिनी है, भाभी है, वो और ये जॉनी सिंस ये पिल खाते हैं और फिर वो उसको पूछता है, अपना देवर अपनी भाभी को पूछता है कि कैसा लगा आपको। तो आप घिनौना है, मतलब अब ये सेकंड पॉर्न स्टार को लेके आया, तो बॉलीवुड भी इसके अंदर जवाबदार है। तो प्रश्न देश के सामने ये है कि 2047 का टारगेट जो माननीय प्रधानमंत्री ने रखा है, वो टारगेट विकसित भारत का टारगेट है। मेरे मन में या कोई के मन में थोड़ी भी शंका नहीं है कि 2047 नहीं, 2037 तक, 2037 तक भारत एक सैनिकी महासत्ता होगा, आर्थिक महासत्ता होगा, वैज्ञानिक महासत्ता होगा। लेकिन भारत के सामने प्रश्न ये है कि क्या भारत एक सांस्कृतिक रूप से एक कंगाल देश होगा? ये प्रश्न हमारे सामने है। अमेरिका की क्या हालत है? अमेरिका में ऑन एन एवरेज बच्चे 14, 15, 16 साल की उम्र में निकल जाते हैं, शादी बिगड़े बच्चे पैदा करते हैं और फिर शादी करते हैं। क्या हमें ये परिस्थिति देश में करना है? अमेरिका के अंदर हर महीने एक शूटिंग है बच्चे का, जो शूटिंग करते हैं हर महीने एक है, उसमें जो जिसमें मर जाते हैं वो पेपर में फ्रंट पे आ जाता है हमारे। लेकिन कुछ डराने के लिए करते हैं, कोई मारने के लिए करते हैं, कुछ इंजर्ड करने के लिए करते हैं, लेकिन रोज का एक शूटिंग है अमेरिका के अंदर। बच्चे जो शूटिंग करते हैं, मार डालते हैं, सर रोज का एक शूटिंग है। ये परिस्थिति हमें पैदा करनी है देश के अंदर, अगर नहीं करनी है। और दूसरा कि हम स्कूल के अंदर एक प्रतिज्ञा करते थे, किताबों में भी वो प्रतिज्ञा लिखी हुई आती है कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, तो हमें कहीं संवेदना नहीं होनी चाहिए कि हमारे भाई और बहन बिगड़ रहे हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा आप देश और भाई बहन की बात छोड़ दो, आपका खुद का बच्चा ही सुरक्षित नहीं है। फिर वो स्कूल भी जा रहा है, अरे वो स्कूल में मार्क्स भी ला रहा है, मंदिर भी जा रहा है, पाँव भी पड़ रहा है, आपको लग रहा है संस्कृति रूप से वो काफी सच है, लेकिन वो रात को पॉर्न भी देख रहा है और रात को विपस भी देख रहा है। अभी एक राज परिवार के बहुत बड़े व्यक्ति मेरे घर पे मिलने आए थे, माननीय साहब भी आए थे, तो मैं याद, मेरा एक सिंगल पॉइंट प्रोग्राम है, तो मैंने उनसे बात की। मैंने उनसे कहा कि मैं अभियान चला रहा हूं, तो उन्होंने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक स्कूल चलाती हूँ, जहां मेरी एक दोस्त है, उसकी बेटी भी पढ़ती है। मेरी दोस्त का एक दिन फोन आया कि माननीय साहब मेरी बेटी सब सुबह रूम में से निकलती है, एकदम थकी हुई होती है। तो उन्होंने पूछा कि कितने साल की है? बोले 11 साल की है। आपने इसको अलग रूम दिया है? बोले हाँ। क्या रूम अंदर से बंद करती? बोले हाँ। तो एक काम करो, दिन में जाके उस रूम में जाके पर्दे का एक हिस्सा खिड़की का खुला रख दो, उसमें से देखो 11:30 12 बजे के बाद में क्या देखती है। तो जब वो 11:30 12 बजे गई माँ, तो वो बेटी ने सब लाइटें बंद कर रखी थी, सिर पे चादर डाली थी और फोन पे वो कुछ देख रही थी। उन्होंने सुबह फिर से फोन किया महाराणी साहब को। महाराणी साहब ने कहा कि मेरा शक ठीक है, ये विपक्ष देख रही है।
लेकिन अब तुम उसको नॉक करके दरवाजा खोलने को कहोगे और कहोगे बता क्या दिख रही, तो बताएगी नहीं है। इससे अच्छा ये उम्र में कम है, बेटी 11 साल की है, इसको आप थोड़ा सा साइकोलॉजिकली ट्रीट करो तो ये एडमिट कर लेगी। उसने माँ ने बुलाया बेटी को, कहा कि बेटा तू रात को क्या देखती है। उसने थोड़ा छुपाने का प्रयत्न किया लेकिन एडमिट किया, मैं रोज रात को विभत्स देखती हूँ 12 से लेकर 2 बजे तक। उसमें थक जाती, जब निकलती है 9 बजे वो घर रूम से बाहर, 8 से 9 के बीच में, जब बिल्कुल थकी हुई होती। तो ये परिस्थिति बड़ी गंभीर है। लॉ ऑफ एथिक्स कोड की बात करें तो जब तक लॉ ऑफ एथिक्स कोड नहीं बनता, एक वैकल्पिक व्यवस्था भी हम सरकार को सुझाव करने वाले हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये जो भी विवश कंटेंट है, जिसको बड़े उससे कहते हैं अडल्ट कंटेंट, सेमी इसको कहना चाहिए नेकेड कंटेंट, उसको एक ग्रुप में रखना चाहिए। आईटी एक्ट में आईटी एक्ट को अमेंड करके एक ग्रुप में रख के उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है उसको आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट से लिंक कर देना चाहिए। ज्यादातर ये एक्टिविटी लोग छुप के करते हैं। और मैंने एक हमारे आईटी के एक्सपर्ट से बात की, उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि ऐसा हो सकता है कि जिस वेबसाइट को एक्सेस किया उस वेबसाइट का ही मैसेज आ जाए कि अभी आपने इस हमारे वेबसाइट को एक्सेस किया। उसने बोला ये भी पॉसिबल है। दूसरा कि खाड़ी के देश जो है, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, ये अगर रोक सकते तो हम क्यों नहीं रोक सकते। तो दोस्तों ये यज्ञ जो है वो हमारे देश को एक आपत्ति से बचाने का यज्ञ है, हमारे देश को महान देश बनाने का यज्ञ है। देखिए, मैं जो 2002 की क्राइसिस हुई श्री नरेंद्र मोदी की, मैं अकेला पत्रकारों के साथ रहा था और उनकी जो 2002 से 2007 तक की जो आज पहली बार मैं कह रहा हूं, जो उनकी विकास पुरुष की इमेज है वो सब मेरे ही लेख है। मेरे ही लेख जो राष्ट्रवादी लोग थे उठाते थे और वो छापते थे। 2007 के बाद में उनको कई लोग उनके वो हो गए सपोर्टर्स, लेकिन 2007 तक तो मैं अकेले ही था देश पे। और जो किताबें दोनों लिखी है मैंने, वो किताबें भी बड़ी अच्छी किताबें मानी जाती है। मतलब श्री रविशंकर, जगदीश भगवती, नारायण मूर्ति, ऐसे सभी लोगों ने उसकी सराहना की है। बाद में मुझे श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे आरटीआई कमिश्नर बनाया, और ये सब छोड़ के मैं एक ही काम में लग गया। अब मुझे कोई जवाबदारी वो देते हैं तो भी मैं अच्छी तरह निभाऊंगा। आरटीआई कमिश्नर के रूप में मैंने एक रिकॉर्ड किया भारत का। 14 साल में मैंने 30 साल में मैंने 14,400 अपेल डिस्पोज की, तो हाईएस्ट आरटीआई कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन की हिस्ट्री में। और मेरा ये होता था कि मैं वीर सावरकर को फॉलो करता हूँ, वीर सावरकर के राष्ट्र प्रथम को। तो मेरा ये होता था कि कोई भी व्यक्ति जो न्याय का हकदार है वो आदमी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो कई लोग लॉ ऑफिसर थे, डर जाते थे कि साहब ये तो बिल्कुल न्याय के विरुद्ध में ये सेक्शन में, मेरे सेक्शन जानता नहीं हो, मैं कन्विंस हूं कि आदमी को न्याय मिलना चाहिए, इसको मिलना ही चाहिए। तो मेरा लास्ट जो केस था, लास्ट केस एक ब्राह्मण का था, वो ब्राह्मण मुझे इतने आशीर्वाद देके गया, मैंने उसके फेवर में मेरा जो लॉ ऑफिसर था, कि हम लोग तो लॉ के एक्सपर्ट नहीं होते, हमको लॉ ऑफिसर गाइड करता है, उसको बोला कि साहब ये नहीं कर सकते। मैंने कहा देना ही पड़ेगा, ये बिल्कुल सही आदमी है, सही लगता है तेरे को? बोला मुझे लगता है सही। सीधी बात है, ये सब सरकार जाएगी कोर्ट के अंदर, सरकार जो है कोर्ट के अंदर चैलेंज करेगी सरकार। तो ये सब छोड़ के मैं इसमें क्यों आया? इसलिए आया कि मेरे जो पूर्वज थे, भिकाजीराव, सरदार भिकाजीराव, वो पानीपत की लड़ाई में लड़े थे, उसमें जख्मी होकर वापस आए थे। और बाद में वही भिकाजीराव, बादामी किले की लड़ाई हुई 1786 मई के अंदर, उसमें टीपू सुल्तान के सामने लड़े थे, और उनके भाई बिहार जी उसमें वीर गति को प्राप्त हुए थे। टीपू सुल्तान खुद नहीं था उसमें, उसका एक जनरल था बदरुद्दीन जमा, उसके सामने लड़े थे। वो लड़ाई बड़ी फेमस लड़ाई है। तो मैं मानता हूं कि जब मैं छोटा था उस टाइम पे मुझे एक बच्चों को फैंटेसी आती है, तो मुझे एक बड़ी यूनिक टाइप की फैंटेसी आती थी जब मैं 8वीं 9वीं में था, कि अगर खंडोबा जो मेरे कुल देवता है वो प्रसन्न हो जाते हैं और मुझे कहते हैं कि बेटा मांग क्या चाहिए तेरे को, तो मैं कहूंगा कि 15 मिनट की भेंट अब छत्रपति
छत्रपति शिवाजी महाराज से करवा दीजिए और 15 मिनट की राणा प्रताप से करवा दीजिए। इसके लिए मैंने ये नेम ली है कि मुझे कोई अगर जवाबदारी मिलती सरकार तरफ से, वो जवाबदारी अच्छी तरह निभाऊंगा, एकदम देशभक्ति से निभाऊंगा, लेकिन ये काम छोड़ूंगा नहीं। ये काम जब भी बंद होगा तब मुझे लगेगा कि ये सब जो व्यक्ति हैं, जो लोग जेल में रहने लायक हैं, वो जेल में पहुंच चुके हैं, तभी बंद होगा, बाकी बंद नहीं होगा। मेरी वाणी को मैं यहां विराम देता हूं। आपके कोई प्रश्न हो तो मैं उसके जवाब देने को तैयार हूं। क्या जिसको प्रश्न पूछना हो कृपया हाथ ऊपर करें, माइक उनके पास आ जाएगा। मेरा प्रश्न है, मराठी फिल्म एक आई थी, ये जो कीड़ा है गंदगी का, ये मराठी में भी आ चुका है। वरणभात लोणचा कोण नाही कोणचा, ये महेश मांजरेकर ने बनाई थी, शायद वो रिलीज नहीं हुई या उसके पहले बवाल हुआ हो, बंद हो गई। तो मुझे मेरा प्रश्न ये है कि इसको किसी ने इवेल्युएट किया है क्या? उसमें पॉस्को लग सकता है मेरे हिसाब से डायरेक्टर पे, जो लेडी है जिसने एक्टिंग की है उसके ऊपर, क्योंकि स्कूल जाते बच्चे के साथ सीन दिखाए गए। तो ये किसी ने इवेल्युएट किए है क्या? और अगर नहीं किए तो ऐसा है, और मैं कंप्लेंटर बनने को रेडी हूँ, मैं जरूर इसमें ठीक हूँ। हमारा सदनसीब है कि पॉस्को जो हैंडल करते हैं, कौन सा कमीशन है वो, चाइल्ड कमीशन जो है, वो इतने बड़े देशभक्त है कि मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। जो भी स्टेट की कंप्लेंट आती है तुरंत उसका नोटिस निकालते हैं। आप मुझे डिटेल दीजिए, हमको मैं आपसे उनका संपर्क करवा दूंगा। मैं तो ये कहने वाला हूँ कि जो प्रियांक कानूनगो जो इसके अध्यक्ष हैं, वो मैं मानता हूँ कि वो देश से कल्चरल मिनिस्टर या होम मिनिस्टर होने चाहिए, एमओएसओ होने चाहिए, इतने जबरदस्त है। आपने जो पिक्चर का नाम बताया उसके ऊपर ऑलरेडी हमने कोर्ट से एफआईआर रजिस्टर की है और फिर उसके खिलाफ हाईकोर्ट में गए, तो यहाँ तक हमने वो पॉस्को का बिल्कुल वो तो तुरंत नोटिस है। अभी आप इतना वो आदमी इतना कारगर आदमी है कि आपने कंप्लेंट की और चौथे दिन उसको नोटिस। अगला सवाल, और सवाल पूछने से पहले कृपया अपना नाम बताएं। नमस्कार, मेरा नाम सत्या तिवारी है और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आप कानून बनाने की बात कर रहे हैं, जो बॉलीवुड गंदगी मचा रहा है इसके ऊपर, तो क्या ये सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित रहेगा या फिर भोजपुरी वुड और जो बाकी फिल्म इंडस्ट्री है, ऑडियो विजुअल फिल्म अगर एड भी बनती है तो उसको भी अप्लाई होगा। पूरी ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री देश की कौन सी भाषा में हो। सर, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं कुछ विचार व्यक्त करता हूँ। मैं घाटकोपर रहता हूँ, प्रधान भानुशाली नाम है मेरा। आज से 5 से 7 साल पहले घाटकोपर के एक बहुत बड़े राइटर है ड्रामा के, प्रवीण सोलंकी, 10 नाटक जो गुजराती में आते हैं ना, उनमें 5-6 वो राइटर रहते हैं। तो एक सोमैया के अंदर एक संवाद रखा गया था ऐसा ही। तो एक जन ने उनसे पूछा कि आप मतलब आपकी बिरादरी, आप नाटक के बड़े सर्जक है, तो आपकी बिरादरी में जो नाटक आते हैं द्विअर्थी संवाद के रहते हैं, जैसे कि मारो लाइन तो तबीयत फाइन, फिर 12 अवतारी बहरी बताऊं, ऐसे बहुत से नाटक है। तो आप ऐसे ये नाटक को कैसे प्रोत्साहन करते हैं, ऐसा उनका ये कहने का था, जो हमारा अभी पिक्चर के बारे में चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि देखो, हम लोग जो ड्रामा जो करते हैं ना, इसके लिए जो कलाकार है उसको पैसा देना पड़ता है, हॉल वाले को देना पड़ता है और बहुत सा खर्चा हो जाता है। हम जब भी सांस्कृतिक मतलब फैमिली के लिए जो ड्रामा लिखते हैं ना, वो हमारा फूल नहीं जाता है। लेकिन ऐसे जो नाटक है ना, उसका खाली हम लोग बोर्ड लगाते हैं ना, तो तुरंत पब्लिक 500 रुपए की टिकट भी ले लेती है और फूल जाता है, हाउसफुल। इसके बहुत से शो रहते हैं। तो पर्टिकुलरली उन्होंने बताया, मैं ऐसे नाटक नहीं लिखता हूँ,
लेकिन जो आप जो बात करते हो वो सच्ची है, क्योंकि पब्लिक को ये देखना चाहती है, ऐसे ड्रामा पब्लिक देखना चाहती है, इसलिए हम लोग ऐसे ये ड्रामा लिखते हैं। देखो ये जो आर्गुमेंट है सर मैं कि जो बिकता है वो हम बेचेंगे, ये बेकार आर्गुमेंट है। नहीं, मैं इसके बारे में आगे बात करता हूँ। कहिए। तो बोलते हैं डिमांड और जो सप्लाई है ना, तो पब्लिक ये नहीं देखती। तो मेरा ये कहने का है, जब से मैं शेयर बाजार का काम करता हूँ, आप जो मोदी के लिए जो पॉजिटिव है ना, उससे भी ज्यादा मैं पॉजिटिव हूँ। जब से 10 साल पहले मोदी आए, मेरे को ऐसा लगता है पर्टिकुलरली एक सनातन की ना बॉटम बन गई थी। शेयर बाजार की भाषा में बोलते हैं एक शेयर की बॉटम बनती है। और जब ये राम मंदिर का ये जो जल्लोश हुआ, तो यहाँ से है ना सनातन का ब्रेकआउट हो गया है। वो जो शेयर में जैसे ब्रेकआउट आता है, ऐसे सनातन का भी ब्रेकआउट आ गया है। और तभी हम ऐसे मंच सजा कर सकते हैं। और अगर हमको ये करने का है तो पब्लिक को, जो समाज मतलब हम भी समाज के ही है, तो अवेयरनेस के लिए ये जो प्रोग्राम बन रहा है, आप जो कर रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए, और पूरा समाज खुश है। ठीक है, हमसे जो बनता हो हम करेंगे। और बहुत खुशी हुई, मैं वहां से आया घाटकोपर से, ये देख। थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि राम की प्रतिष्ठा अयोध्या में हो गई है, लेकिन राम की मर्यादा की प्रतिष्ठा करने का काम जो है वो भी ज्यादा कठिन है। हेलो सर, मेरा नाम ऋषि राज है, मैं वहीं में रहता हूँ। तो बेसिकली मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ बाय पैशन। तो मैं डेटा क्वालिटी का काम करता हूँ, जहाँ मैं कोशिश। क्या नाम आपका? ऋषि राज। हाँ जी, ऋषिराज गुप्ता। तो वैसे आपने जो बात उठाई है, मैं उसका एक समाधान देना चाहता हूँ कि हमें ये भी करना चाहिए कि हम आज, आपको पता होगा जनरेटिव एआई नाम की चीज़ आ चुकी है मार्केट में, जहाँ पे आप टेक्स्ट टू वीडियो कर सकते हो, इमेज टू ऑडियो कर सकते हो। वी शुड हैव कॉम्पिटिशन जहाँ पे वी आर गिविंग यंग किड्स द चांस टू लिव विद देयर क्रिएटिविटी। तो उसमें क्या होगा, यंग चिल्ड्रन वो ऐसे अच्छी फिल्में बनाएंगे जिसके लिए उनको पुरस्कार भी मिलना चाहिए और एक फंडिंग हाउस तैयार होना चाहिए। अच्छा सुझाव है। प्रॉब्लम ये है सर कि आज हमें अगर पैसे उठाने भी है ना, तो हमें बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, वेंचर कैपिटल, हेज फंड्स पैसा नहीं देते। तो प्रॉब्लम ये होता है फिर कहाँ से ले? तो मोस्टली रियल एस्टेट डेवलपर्स होते हैं जो अपना काला धन को सफेद करने के लिए इंडस्ट्री में पैसा डालते हैं। और फिर क्या होता है, काला धन भी जिससे लिया रहता है वो कोई मियाँ भाई होता है। तो वो 2 नंबर का धंधा करने वाला आदमी से पैसा लिया, तो फिर आप वही काम करोगे जो आपने गलत लिया, तो गलत सारा। आपका सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन मेन क्राइसिस ये है, जो खतरा है वो कि फोन पे आता है ये भाई। आप मेरी बात सुनो, कोई भी लड़का कितना भी धार्मिक हो छोटेपन में, हाँ, उसके रात को उसके फोन पे आएगा तो वो क्या करेगा, आप समझो। नहीं सर, मैं इसलिए चाहता हूँ कि मैं एक एसोसिएशन के अंदर बिल्कुल क्या करेगा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक एसोसिएशन विद जेम्स ऑफ बॉलीवुड ये नहीं, बिल्कुल ये सुझाव भी अच्छा है आपका, और मैं खुद इसमें प्रयत्न करूँगा। देखिए इस यज्ञ के अंदर सभी टाइप की योजना की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल ना, ये मतलब आप सरकार पे छोड़ दो वो भी ठीक नहीं Not at all. है। माँ बाप का भी रोल है, क्या देख रहे हैं बच्चे, जैसे कि वो लेडी है जोधपुर वाली, बराबर। Correct. फिर आपका शिक्षक है, उसका भी रोल है। सर अभी जैसे कांतारा जैसी फिल्म आई है, तो देश ने ये भी देखा कि कांतारा जैसी फिल्म इतनी सक्सेसफुल हो सकती है एट अ बजट ऑफ 30 करोड़, पूरी दुनिया को दिखा सकती है व्हाट द पावर ऑफ सनातन धर्म इज। तो वही चीज मैं चाहता हूँ कि आई विल स्टार्ट एन अवार्ड फॉर यंग किड्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। प्रेरित करूंगा मैं उनको कि वो ऐसी फिल्में बनाए एंड आई विल ब्रिंग द फंड्स फॉर देम। मतलब मैं बाहर से जाकर उनके लिए एज अ वॉलंटियर करने वाला हूँ, बिकॉज आई वुड टेक मोर इम्पेटस कि आगे चल के नेपोटिज्म जो शब्द है ना, ये पूरा खत्म हो जाए, बिकॉज इट्स एन इंडस्ट्री। यू कांट डिस्क्रिमिनेट बिकॉज यू आर अ कपूर और अ खान। There have to be Mishras, there have to be Jadavs, there have to be everyone represented. We've understood your point. Thank you so much for your suggestion.